हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग जल्दी से कमेंट्स में आ जाओ। आज से देखो आप लोगों की मैथ्स की क्लास कंटिन्यू हो रही है लाइव, तो उसे देख लेते हैं। सारे लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आ जाइए, जिससे पता चले कि आप लोग कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ। थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, फिक्स टाइम पे आ जाया करो नेक्स्ट टाइम से। चलो आप लोग आते रहना, जब तक हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। जैसे आप लोगों को आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो, जो आते जाएगा तो वो अपना नाम लिख के कमेंट्स बॉक्स में भेजते जाना, जिससे पता चल जाएगा कि कौन कौन पढ़ रहा है। बाकी सब देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है। या थोड़ा सा सिलेबस देखना हो तो सिलेबस भी देख लो कि जो आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन होगा वो 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। देखो, अभी तो ओनली अरिथमेटिक क्लास चलेगी और हो पाएगा जल्दी से तो एक क्लास साथ में ही इसके पैरेलल एडवांस की भी चला देंगे, एडवांस मैथ की। तो आप लोगों के दोनों काम साथ में होते रहेंगे कि अरिथमेटिक भी पढ़ते रहेंगे एंड एडवांस मैथ भी पढ़ते रहेंगे, दोनों काम इजी हो जाएंगे। तो हम लोगों को देखो, जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे CGL की बात कर लेते हैं, तो देखो इन लोगों का इनका समथिंग 60 एंड 40% का रेशियो रहता है। 60-40 या 50-50 भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे करके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अगर 25 क्वेश्चन है तो 10, 15, 12, 13 ऐसा रेशियो चलता रहता है। ठीक है ना। ऐसी मेंस की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन में आपका 40, 60, 50, 45, 55, 45 ऐसे रेशियो कंटिन्यू रहता है। ठीक, तो हम लोगों को आज अरिथमेटिक में फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। कि संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए पहले इसमें हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे कि नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं, नंबर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक, इन सब में बात ही चर्चा करेंगे। कि जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर्स को ऐसे डिवाइड किया गया है। तो एक तो होती है आपकी रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक होगा आपका इमेजिनरी नंबर, जिसे हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। और एक होगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं समिश्र संख्या। ठीक, कि एक तो होगी आपकी रियल नंबर, जिसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। दूसरी होगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्या एंड इमेजिनरी नंबर्स।
थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि आखिर ये रियल नंबर होती क्या है। तो ऐसे देख लो कि वे नंबर या विच नंबर दैट हैव रिटन इन अ नंबर्स लाइन, ठीक है, कि ऐसी संख्याएं जिसे हम एक नंबर लाइन में या लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा ऐसे लिख लें इसमें कि 1 2 3 4, इस नंबर लाइन में लिखें तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर देखो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव सारी हो सकती हैं। तो इसे थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि जिनको नंबर लाइन में लिख सकते हैं क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। ठीक है, और जिनको हम नंबर लाइन में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएंगे? आपके इमेजिनरी नंबर। कि जिन संख्याओं को हम नंबर लाइंस में नहीं लिख पाएंगे वो आपकी होगी इमेजिनरी नंबर, और जिनको हम नंबर लाइन में लिख पाएंगे वो कैसे होंगी? आपकी रियल नंबर। ठीक है ना। जैसे हम कहें कि इमेजिनरी नंबर को अगर हमें डिफाइन करना है तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा कि अगर हम इसे देखें कि एक तो कह सकते हैं डायरेक्ट आई के फॉर्म में मिलेगा, या सीधे कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। कि अगर हम किसी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट निकालें तो वो कैसा होगा? कभी उसे निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का कभी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते। अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। क्योंकि बिकॉज अंडर रूट -1 आपका होता है आई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कि -1 जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। या हम सीधे कह दें कि अंडर रूट 1 इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, कि रूट के अंदर अगर -1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी? आई के बराबर होगी, या -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। जो आई है वो आपका इमेजिनरी का ही एक पार्ट होता है कि जिसे हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो क्लियर ना कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन में लिख पाएंगे वो आपका होगा रियल नंबर, जिन नंबरों को हम नंबर लाइन में नहीं लिख पाते हैं या विच नंबर क्या कह सकते हैं कि उनके स्क्वायर रूट, जिन्हें हम निगेटिव संख्याओं के स्क्वायर रूट, वो आपके कैसे होंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आप लोगों का इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। मतलब जैसे हमने कहा 7 + 4i या 7 - 4i प्लस माइनस के साथ, जहाँ पे ये होगा रियल और ये होगा इमेजिनरी। ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? इमेजिनरी का, और ये कैसा हो जाएगा? रियल का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहेंगे रियल नंबर एंड इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं या कभी पूछा भी नहीं गया है आज तक। ठीक है ना, कि इमेजिनरी नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। इस पे बनता है तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, कभी भी अगर पूछेगा। मैग्नीट्यूड मतलब Z, mod Z इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। अगर पूछता है तो कभी भी ये पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब mod Z इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई।
क्लियर ना, कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग इन्हें और डिटेल से जानेंगे। और डिटेल से जानने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रियल नंबर, कि रियल नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो रियल नंबर ऐसे देख लो, दो पार्ट होंगे रियल नंबर के। ये जो वास्तविक संख्याएं होंगी उनके टू पार्ट होंगे, एक तो होगा आपका इंटीजर और नेक्स्ट में होगा आपका डेसिमल। ठीक, कि इंटीजर मतलब पूर्णांक होगा एक, और एक होगा डेसिमल मतलब दशमलव। ठीक है, ये रियल नंबर दो प्रकार से मिलेंगे आप लोगों को, एक तो पूर्णांक के फॉर्म में मिलेंगे, एक दशमलव के फॉर्म में मिलेंगे। ये दशमलव क्या होंगे एंड इंटीजर पूर्णांक क्या होंगे। तो देखो इंटीजर अगर सीधे सीधे समझना है तो इंटीजर को ऐसे कह सकते हो कि कोई भी इंटीजर है वो आपका P/Q के फॉर्म में लिखा हो, जैसे हमने कहा 4, 2, 3, 1 ऐसे करके लिखा हो, बट जहाँ पे Q की वैल्यू है इक्वल टू 1, अगर ये 1 के इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर कहलाएगा। कि जहाँ पे हम किसी भी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख लें और जहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंटीजर। अब डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल आपके टू टाइप्स के होंगे। ठीक है, डेसिमल में आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसे यहाँ लिखें, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये कैसा होगा, एक फिक्स डेसिमल होता है, कि जैसे अगर हमने किसी डेसिमल संख्या को लिखा यानी कि दशमलव संख्या को लिखा तो क्या होगा कि वो कहीं पे फिनिश होगी, क्लियर ना, कि खत्म होगी, वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे हमने कहा 0.15 फिनिश यहीं पे, ठीक है, हमने कहा 0.375 फिनिश, मतलब यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा। जैसे हमने कहा 0.123, इसके आगे नहीं जाएगी, तो ये कैसी कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की पॉइंट के बाद किसी संख्या जो डेसिमल होंगे एक फिक्स अंक तक होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन भी वो फिक्स अंक तक निकल पाता है, वो कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसको देखो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो होती है रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति इन नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे कहेंगे कि जिनकी पुनरावृत्ति होती है, और एक होगी जहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती। नहीं होती, ठीक है, कि रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आपके कैसे हो जाएंगे कि एक तो पुनरावृत्ति होगी और एक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर से देखिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे करके, जिसमें इसमें रेपिटेशन नहीं होगी तो ये आपके हो जाएंगे। जैसे ये तो फिक्सेशन वाला हो गया था कि 0.15, 0.125, 0.375। ये रिपीटिंग वाला जैसे मान लो हमने 0.77777 घंटे, हमने कहा 1 2 1 2 1 2 1 2, जैसे हमने कहा 1 2 3 1 2 3। ये क्या है, पुनरावृत्ति कंटिन्यू चल रही है, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी रिपीटिंग, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, हो रही है। नॉन रिपीटिंग मतलब कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं होगा कि अंक कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, और कंटिन्यू ही चलता रहेगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगी, तो ये कैसा होगा आपका नॉन रिपीटिंग पे चला जाएगा। और रिपीटिंग मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो वो कैसे होगी, रिपीटिंग। अगर हम इनको थोड़ा सा और समझें इन चीज़ों को, तो क्या है, इसको अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 1/5/100, अगर हम काट दें तो इसे हम लिख सकते हैं 3/20, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/5/100, सॉरी 1000, इसे काटें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8। अगर हम इसे देखें 0.375, इसे बटे 100 लिखें तो हो जाएगा 3/8। चलो और लिख लेते हैं, जैसे हमने कहा 127, अब इसे हम लिखें तो 127/1 है। मतलब ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, P/Q के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, और P/Q के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं तो हमें पता है। चलो आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट में अगर हम इस रिपीटिंग की बात करें तो जैसे इस नंबर को देखें तो इसमें जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार। क्लियर ना, कि 0.7 के ऊपर बार, या इसी को हम लिख सकते हैं 7/9। नेक्स्ट में अगर हम इसे देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 के ऊपर बार, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2/99। ठीक, इसको देखिए हम इधर देखते हैं 1/3/99, और भी काट सकते हैं, ठीक है, वो सारी प्रोसेस बाद में देखेंगे। तो अगर हम इसे अभी भी देखें तो 30 से काट दें तो ये लिखा हुआ है 4/33, और अगर इसे 3 काटें 41/33, यस। तो ये भी अभी किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्मेट में। क्लियर। लेकिन बट इसकी बात करें तो इसको अभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये क्या लिखा है। तो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग की कंडीशन होती है, पुनरावृत्ति की कंडीशन होती है, उसमें हमें इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्याएं। ये हमें परमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है कि वो क्या होती है, परमेय संख्याएं आपकी बोलती है रेशनल नंबर, कि विच नंबर कैन बी रिटेन P/Q फॉर्मेट एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू Z। मतलब P एंड Q आपके इंटीजर हों और Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका कि रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये बात समझ में आई ना इनको? देखो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इन पे क्वेश्चन कराएंगे। अभी सिर्फ समझना है कि आपको संख्याएं कौन कौन सी मिलती हैं। नेक्स्ट में जैसे रियल नंबर को 2 पार्ट्स में ऐसे देख लो। एक तो आपको मिलेगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और एक होगी अपरिमेय, इरेशनल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
तो हम कहेंगे कि एक्सप्रेस्ड P upon Q and Q is not equal to 0 and P and Q belongs to Z, मतलब क्या हो, इंटीजर एंड ऐसे हम कहेंगे कैन नॉट बी रिटेन या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड P upon Q कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड P upon Q, कि हम इसे P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। कि जिन्हें हम P upon Q के फॉर्म में लिख लें वो आपका कैसा होगा, रेशनल, और जिन्हें हम P upon Q के फॉर्म में ना लिख पाए वो कैसा होगा आपका, इरेशनल। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि √4, ठीक है, ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं 2, और अगर हम देखें तो सभी संख्याओं के बट्टे में क्या होता है 1 होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2/1 आपका किस फॉर्मेट में लिखा हो, P upon Q के फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 2/7 डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये भी किसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, P upon Q के फॉर्म में, तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब अगर हम इसकी बात करें कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जैसे अगर हम बात करें √3, कि √3 अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हम इसे अभी P upon Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, बिकॉज क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी होती है 1.732 और कंटिन्यू, ठीक है ना। जैसे हमने कहा √2, इसकी वैल्यू होगी 1.414 कंटिन्यू, ठीक है। एक नंबर और मिलता है आप लोगों को पाई, ठीक है, कि पाई अगर हम कहें पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में 22/7 ली जाती है, बट नॉट इक्वल टू 22/7, क्लियर ना। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, क्लियर ना, कि जिन्हें हम P upon Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं वो आपका कैसा होगा, इरेशनल, और जिन्हें हम P upon Q के फॉर्मेट में लिख पाते हैं जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो कंडीशन आपकी सारी किस में जाएंगी, रेशनल नंबर में, कि परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्याओं में, क्लियर ना। तो अगर हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहनी है कि विच नंबर एक्सप्रेस्ड P upon Q फॉर्म एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट कॉल्स अ रेशनल नंबर। एंड इरेशनल को बात करेंगे तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड P upon Q फॉर्म, ठीक है ना, तो वो आपका किस में होगा, इरेशनल में। हम कहेंगे कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है ना, कि विच नंबर दैट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, कि वे संख्याएं जिनमें आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलते हैं वो भी सभी कैसे होंगे, रेशनल होंगे। एंड विच नंबर दैट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो आपके कैसे होंगे, आपके कि रेशनल नंबर होंगे, क्लियर ना बात, कि जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं वो रेशनल हो पाएंगे, और जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाते हैं वो आपके कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है ना। ये आपके रियल नंबर्स के आर्ट्स हो गए। नेक्स्ट में इसे समझते हैं कि इंटीजर, जो आपके पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक याद रखने हैं, पूर्णांक 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं निगेटिव इंटीजर, और दूसरा होगा पॉजिटिव इंटीजर। एक तो क्या होगा नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होगा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की बात करें कि जैसे मान लो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके जाएगा ये -इन्फिनिटी तक, ये होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में जाएंगे तो जैसे हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर।
कि -1 से लेके -इन्फिनिटी तक आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे और +1 से लेके +इन्फिनिटी तक आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये आपकी इंटीजर लाइन हो जाती है। नेक्स्ट में देखो आपका 0 भी होता है यहाँ पे मिडिल में, ठीक है। तो 0 आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो जब हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के साथ कि 0 1 2 3 4 5, तो इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर। इन्हीं को क्या कहेंगे हम? होल नंबर। कि ये सारी की सारी आपकी संपूर्ण संख्या हो जाती है जहाँ पे 0 इंक्लूड हो जाता है। क्लियर बात ना। और अगर हम ओनली इधर को इतने की बात करेंगे तो ये आपके हो जाते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कि जो 0 है, 0 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले 0 ही होता है, कि सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, ठीक है ना। तो 0 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये होल नंबर में चला जाएगा। अगर 0 को सेपरेट रखेंगे तो वो आपके नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। कि 1 2 3 4 5 ये आपके कैसे नंबर होंगे? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे कंटिन्यू, तो ये आपके नेचुरल नंबर होंगे जिन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, क्लियर ना। ये आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब क्या है कि इन्हीं नेचुरल नंबर्स को डिवाइड किया गया है, इन्हीं इंटीजर्स को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, तो उन्हें भी कंटिन्यू करते हैं। कि जैसे अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, अगेन इंटीजर को अगर 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा, एक तो इसे देखते हैं हम इवन नंबर, और दूसरा मिलेगा ऑड नंबर। इन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं। ये होंगी आपकी विषम संख्या। कि सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं, सम संख्याओं को हम कहते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, ठीक है। कि वे नंबर्स जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके सम संख्याएं कहलाते हैं। एंड विच नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं पूर्णतया, वो आपकी क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर्स। जैसे हमने कहा ऐसे लिख लो चाहे, कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो कंप्लीटली डिवाइड बाई 2 आपका इवन नंबर कहलाएगा। जैसे हमने कहा 2 4 6 8, और नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाई 2 1 3 5, एक एक लाइन ऑड, ठीक। अब इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर तो आपके 0 1 2 3, तो 0 क्या है? 0 आपका इवन होगा या ऑड होगा, ये बताइए। जीरो इवन होगा या ऑड? तो देखो कहा जाता है या माना जाता है कि 2 से अगर हम इसे भाग दें, क्या मिले? तो इसका भाग चाहता है, ये माना जाता है, तो जो 0 होता है ये आपका किस में जाएगा? इवन पर, ठीक है। या कह सकते हैं जो इवन नंबर होती है ये हमेशा 2k के फॉर्मेट में मिलती है, कि 2 आपके 2 से डिवाइड होना है तो 2 तो साथ में चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो 2k के फॉर्मेट में मिलेगी, वो कैसी होगी? ऑड। और ये 2k - 1 के फॉर्मेट में होती है, ये कैसी होती है? ऑड। ये सॉरी इवन, और वो हो जाएगी ऑड। ये इंटीजर हो जाएंगे कि जिन्हें हम ऑड एंड इवेंट्स में 2 पार्ट्स में क्या कर लेते हैं?
डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या होगा कि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, अब इन्हें भी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में देख लेते हैं, ठीक, 2 में नहीं देखते हैं। ये ऐसे लिख लो, ओनली दैट हैव ओनली वन फैक्टर, only one factor, only two factor, and next more than two factor, कि वे संख्याएं जिनके पास केवल एक गुणनखंड होता है, केवल 2 गुणनखंड होते हैं एंड 2 से अधिक। मोर देन 2 मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है ना। अब इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 ऐसे निकल के आएंगे, और ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो ये नेचुरल नंबर है इन्हीं से ये निकल के आए होंगे, इन्हीं से डिवाइड हुए होंगे, कि ओनली वन फैक्टर, ओनली टू फैक्टर एंड मोर देन टू फैक्टर, ये इन्हीं से ये निकल के आए होंगे कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड एंड 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले, कि वैसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड, और इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? ये प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। जैसे हमने कहा 2 3 5 7 11, कंटिन्यू, और भी है 13 ऐसे करके, 17 19 ऐसे करके, और 2 से अधिक गुणनखंड रखने वाले वो होंगे आपके कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे आपका होगा 4 6 8 9 10 12 etc। क्लियर ना? ओनली अगर हम वन फैक्टर की बात करेंगे तो केवल 1 होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट नंबर, इकाई संख्या। यूनिट नंबर, इकाई संख्या। अब इन्हें यहाँ समझते हैं कि ये तो हो गए ऑड नंबर, यूनिट इकाई संख्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, कि वे संख्याएं जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी कहलाएंगी प्राइम नंबर, और वे संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। क्लियर ना? नेक्स्ट में अगर हम इसकी भी बात करें, देखो ये पेयर 3 5 7, देखो ये प्राइम नंबर का इकलौता ऐसा पेयर होता है जिनके बीच में कैसे होते हैं? 2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। और इन्हीं 2 के डिफरेंस पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 7 5 आखिर किस प्रकार की प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं या वे संख्याओं का जोड़ा, ठीक है, कि 3 वे संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य 2 का डिफरेंस होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है ना। इकलौता ऐसा जोड़ा होता है कि जहाँ पे 2 का डिफरेंस होता है इन संख्याओं के बीच में, और इन जोड़े को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, कभी पूछा गया कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 3 5 एंड 7 का एक जोड़ा होता है, जैसे हम कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर कहते हैं, कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है, वो आपके क्या होंगे? कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर कहलाते हैं।
ठीक है, मतलब डिफरेंस। अब बात आती है कि जैसे आपने ऐसे देखा होगा, ये तो 3 में हो गए, 3 जोड़े में, 3 संख्याओं के जोड़े में। नेक्स्ट में 2-2 करके मिलते हैं, ठीक है ना, 2-2 करके मिलते हैं। जैसे हमने कहा 11 एंड 13, ठीक है, 5 एंड 7, 17 एंड 19, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये संख्याओं के जोड़े क्या कहलाएंगे? तो इन्हें याद रखना है, इन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? ट्विन्स प्राइम नंबर, कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके एक पेयर के बीच, मतलब दो संख्याओं के एक पेयर के बीच डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कितने दूर तक होंगे, ठीक है, सब ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे यदि किन्हीं भी दो संख्याओं के पेयर के बीच डिफरेंस कितने का है? आपका 1 का, ठीक है। या इसकी जो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हो कि किन्हीं 3 संख्याओं के पेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक समान डिफरेंस हो, ठीक है। अगर 2 का डिफरेंस नहीं भी कहना है तो कह दो एक समान डिफरेंस हो, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। और ट्विन्स प्राइम नंबर में याद रखने के लिए दो कि विच पेयर्स दैट हैव डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2, ठीक है, कि उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 2 का डिफरेंस होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 11 13 3 5 भी हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। कि ऐसे प्राइम नंबरों का पेयर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है वो आपके क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट में इसी प्राइम नंबर पे देखना है कि इनमें मिलेंगे हमें को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या को याद रखना है कि ऐसी संख्याओं का एक पेयर जिनके मध्य में HCF कितना हो? 1। ऐसी संख्याओं का एक पेयर जिनके बीच में HCF कितने का हो? 1 का हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे हमने कहा 4 एंड 9, बीच में HCF कितने का है? 1 का, को प्राइम नंबर। हमने कहा 5 एंड 9, ये भी को प्राइम नंबर। हमने कहा 7 एंड 13, ये भी कहलाएगा को प्राइम नंबर। क्लियर ना? ये सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये ऐसी संख्याएं जिनके मध्य मासा या HCF कितने का होगा? 1 का होगा, वो आपका कहलाएगा को प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर ना? ये ऐसी संख्याएं जिनके मध्य मासा कितने का होगा? 1 का होगा, वो आपका मतलब HCF कितना होगा? 1 होगा, वो आपकी को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट में इसी प्राइम नंबर पे एक लास्ट चीज़ समझनी है, प्राइम नंबर पे नहीं, इसी नंबर पे, कि परफेक्ट नंबर। व्हाट इज द परफेक्ट नंबर? कि जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है, कि परफेक्ट नंबर होती क्या है, इसे डिस्कशन करना है कि परफेक्ट नंबर क्या होती है। ठीक है ना? तो इसे बताएंगे कोई एक चीज़ और समझ के रखो कि जो प्राइम नंबर होती है, याद रखना, प्राइम नंबर ये हमेशा आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, 6 के ±1 के फॉर्मेट में, 3 से बड़ी। ठीक है, ये 2 3 को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी प्राइम नंबर होंगी वो आपकी 6 के ±1 के फॉर्मेट में होगी। जैसे 5 को देख लें तो 5 क्या होगी? 6 के -1, मतलब k = जो आपके इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे कंटिन्यू। ठीक है ना? तो k = अगर हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6 - 1 = 5, 5 प्राइम नंबर, 6 + 1 = 5, 7, 7 प्राइम। 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6 × 2 + 1,
13 और 6 इंटू 2 माइनस 1 11। ये भी क्या है, सारी प्राइम नंबर है। तो याद रखना है कि प्राइम नंबर जो होती हैं वो हमेशा किसके फॉर्मेट में होंगी, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में, कि 6 के प्लस 1 भी हो सकती हैं और 6 के माइनस 1 भी हो सकती हैं। अगर देखो इन्हें थोड़ा समझना है तो और समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने कहा कि देखो 6 के प्लस 1 के फॉर्मेट में है, तो चलो 6 को बेस मान के चलते हैं कि जैसे कोई संख्या है 6 की, अगली संख्या क्या होगी 6 के प्लस 1, अगली क्या होगी 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3। मतलब 6 से अगर हम किसी संख्या पे भाग दे रहे हैं तो वो कंडीशन, ये तो पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे 5, ठीक है, ऐसे करके मिलेंगे। तो अगली जो मिलेगी वो 6 से फिर डिवाइड हो जाएगी। तो हमने मान ली कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या है, और 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमने कुछ ऐसे लिख ली कि ये क्या होगी, रिमाइंडर 1 छोड़ेगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अगर अब हम इसको प्राइम नंबर्स में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो, अगर ये 6 के है, ठीक है ना, तो हमें पता है ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है, 6 से तो विभाजित हो नहीं पाएगी। और चूंकि 6 का मल्टीपल होता है तो ये सम संख्या मिलेगी। ओनली सम संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो प्राइम भी होती है एंड इवन भी होती है, ठीक है ना। तो ये तो प्राइम नंबर हो नहीं पाएगी, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ आ जाओ, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हम इसे 3 के प्लस 1 भी लिख सकते हैं। और अगर 3 के प्लस 1 है तो इसे छोड़ दो, इससे बस देखो। और अगर इसे देखें तो 2 है इसमें, और 2 से इसका गुणनफल हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सम संख्या है। सेम वही चीज़ यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 3, 2 के प्लस 1, तो ये भी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होगी, इस संख्या से भी डिवाइड होगी और स्वयं से भी डिवाइड होगी। तो मोर देन 2 फैक्टर होंगे, वो मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो हम कह पाएंगे कि ये आपका एक प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी 2 कॉमन होगा, आप इसे लिखेंगे 3 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, ये 2 नंबर 6 के प्लस 1 एंड 6 के। अगर हम यहाँ से देखें तो 6 के प्लस 5 को अगर हम कहें तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 के माइनस 1 कर, क्योंकि प्लस 6 जोड़ देंगे इसमें और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसे देख सकते हैं कि जो इसका अगला रिमाइंडर होगा वो हम माइनस में लिख सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ये। जैसे अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक संख्या ले ली 19, अब हम इसे 6 से भाग दें, 6 त्रिक 18। तो अगर हमें कहें ये थोड़ी देर के लिए के, क्योंकि गुणनफल है, तो ये क्या मिलेगा 6 के प्लस, ठीक। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, जैसे एक संख्या ले ली 47, 6 से भाग, 6 7 42, कितना बचा 5, ये भी थोड़ी देर के लिए मान लो के, तो क्या मिलेगी 6 के प्लस 5। तो और हमें ये भी पता है कि ये दोनों क्या है प्राइम नंबर, क्लियर ना। तो ये याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होती है वो आपकी 6 के प्लस 1 एंड 6 के माइनस 1 के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। ये बताना भूल गए थे, इन्हें याद रखो कि ये प्राइम नंबर का पार्ट है। नेक्स्ट में बात कर रहे थे परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होती है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर को पहले समझ लो, फिर इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है ना। कि जैसे हमने कहा कोई एक ऐसी संख्या जैसे 6, कोई एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टरों का एडिशन, ठीक है ना, जिनके फैक्टरों का एडिशन उस नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। कि इन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर, इन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, कि यदि हम सभी गुणनखंडों को, उस संख्या के सभी गुणनखंडों को ऐड करते हैं और उस संख्या को छोड़ के, ये याद रखना है कि अगर हम उस संख्या के सभी गुणनखंडों को ऐड करते हैं तो उन संख्याओं के एडिशन
अगर उस संख्या के बराबर है तो हम उस संख्या को कहेंगे कि वो कैसी संख्या होगी, एक परफेक्ट संख्या होगी। जैसे हमने कहा कि इसके फैक्टर अगर हम देखें तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड अपनी संख्या 6 से भी डिवाइड। तो उस संख्या को छोड़ के तो हमें इसको नहीं लेना है। बाकी इन सभी संख्याओं का एडिशन अगर इस संख्या के बराबर है तो हम कहेंगे ये कैसी होगी, आपकी एक परफेक्ट नंबर हो पाएगी। क्लियर ना? कि ऐसी संख्या जिसके सभी फैक्टरों को जोड़ने पर उस संख्या को छोड़कर सभी संख्याओं का एडिशन अगर बराबर है तो हम कहेंगे वो संख्या आपकी परफेक्ट नंबर होगी। जैसे हमने कहा एक संख्या और देखो 24, इसे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से एंड 12 से एंड 24 से। ठीक है ना? अगर हम इस संख्या को अब चेक करें कि ये 1 2 3 4 6 8 सभी से डिवाइड है, तो इस संख्या को छोड़ के सभी को जोड़ो तो 12 8 20 6 90। अब देखो ये एडिशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब जब हम कहेंगे कि इसका एडिशन ज़्यादा हो गया तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं। क्लियर ना? तो हमें याद रखना है कि परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का एडिशन उस संख्या को छोड़ के सभी गुणनखंडों का एडिशन यदि उस संख्या के बराबर है तो उस संख्या को परफेक्ट संख्या कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी देखो 12 को ही लिख लें तो 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो 12 को तो हमें छोड़ देना है, 6 4 10 3 13 तो 15 1 16, ये भी नहीं हो पा रहा तो ये भी आपकी परफेक्ट नंबर नहीं हो पाएगी। ये आपको याद रखना है कि परफेक्ट नंबर क्या होगी कि जिस संख्या के गुणनखंडों का एडिशन उस संख्या के बराबर है, ठीक है ना, तो उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, देखो आपको कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलेगा, देखो वो गलत भी नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखना है कि जैसे अगर हम कहें कि अगर हम इस 6 को भी जोड़ दें तो हम कहेंगे इसका एडिशन इसके जस्ट डबल के बराबर हो जाएगा। तो कुछ किताबों में ऐसे भी मिलेगा आपको कि एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का एडिशन उस संख्या का डबल, ये याद रखना, ठीक है ना। ये ऐसे भी मिलेगा किताबों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने ऐसे बताया और बाकी ऐसे लिखा है, तो याद रखना है। अगर हम इस संख्या को छोड़ देंगे तो हम कहेंगे इसके बराबर होगा, और अगर इस संख्या को लिख देंगे क्योंकि वही संख्या ऐड कर रहे हैं तो जस्ट डबल ही हो जाएगा, और जब डबल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या इसके जस्ट डबल के बराबर है, ठीक है ना। तो वो भी कैसे होगी, परफेक्ट नंबर। क्लियर ना? तो ये आपका टोटल पूरा नंबर सिस्टम में जो जानने वाली संख्याओं के बारे में था ये पूरा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट टर्न पे देखो आप लोग टाइम से आ जाना सभी लोग, कि आपकी जो टाइमिंग है 10:30 से है, मतलब 10:30 से, तो आप लोग कंटिन्यू लाइव पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखने में थोड़ा सा कम मज़ा आता है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात करते हैं।